हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, यहाँ पे सीटेट और एमपीटेट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अभी तक जो हमने सिलेबस का जो पार्ट है, जो सीटेट और एमपीटेट का सिलेबस तकरीबन एक जैसा है, लेकिन क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछे जाते हैं। एमपीटेट के तो क्वेश्चन अपलोड है 2012 में, जो प्राइमरी अपर प्राइमरी और अभी जल्दी जो हाई स्कूल का जो पेपर हुआ था वो अपलोड है। उसको एक बार आप ज़रूर देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। अभी तक हमने सिलेबस को जब कवर किया है, ज़बान की तदरीस के आम उसूल और इक़दामी उसूल और ज़बान की महारतें, जो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सुनना सिखाने के तरीके, लिखना सिखाने के तरीके, पढ़ना सिखाने के तरीके, बोलना सिखाने के तरीके, ये तरीके हमने देख लिए हैं अभी तक। लेक्चर का तरीका देख लिया है, लेक्चर या बयानिया तरीका उसी को कहा जाता है। सवाल जवाब का तरीका देख लिया हमने, खेल का तरीका देख लिया हमने, कहानी का तरीका, अदाकारी और ड्रामाई का तरीका। इतना हमने सिलेबस को कवर कर दिया है। अब इसमें कुछ तरीके बाकी हैं, जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और मुआलजाती जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन है वो बाकी है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, आ जाएंगे सीटेट में, अगर बराबर इस चैनल पे आप बने रहते हैं तो। देखिए पूरा, अगर कोई भी तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है तो जितने जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मवाद यहाँ पे एक लेक्चर में जमा है। अब उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो उर्दू ज़बान में, चाहे पहली ज़बान उर्दू लिए हों चाहे दूसरी ज़बान लिए हों, उनमें कोई मसला नहीं है, दोनों की तैयारी एक साथ है, पेपर एक ही जैसा आता है। अब हम देखते हैं बहस व मुबाहिसा के तरीका। आपसे गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक उर्दू का मवाद नहीं पहुंच पा रहा है। काफ़ी मेहनत से नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं कि बहस व मुबाहिसा का तरीका है, इस तरीके में हम उर्दू की तदरीस को कैसे कर सकते हैं। देखिए, पढ़ते हैं पहले। जदीद तालीम की एक तकनीक ये भी है कि तालीम को जमहूरी बनाया जाए और बच्चों की सलाहियतों को आज़ादा नशोनुमा हो सके। देखिए, असल में क्या होता है, पहले ऑटोक्रेटिक क्लासेस होती थी, लेकिन जब से पॉलिसीज़ आए, एनसीएफ वगैरह आए, एनसीईआरटी ने अपनी सारी मसाइल रखे कि नहीं, बच्चों की जो नशोनुमा है वो आज़ादाना तौर से होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे खुद सवाल करें और उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसी से हम जोड़ते हुए कंटेंट को आगे बढ़ाएं, मवाद को उनसे पढ़ाएं। वही बात कही जा रही है कि जदीद तालीम की एक तकनीक ये भी है कि तालीम को जमहूरी बनाया जाए और बच्चों की सलाहियतों को आज़ादाना नशों। यहाँ पे लर्नर सेंटर की बात हो रही है, तलबा मरकूज़ तालीम की बात हो रही है। आगे देखते हैं, इस मकसद के हुसूल के लिए बहस व मुबाहिसा का तरीका तदरीस में काफ़ी अहम समझा जाता है। इससे मुराद किसी मौजू पर मुदल्लल गुफ्तगू है। अब बहस व मुबाहिसे के तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो है एक मुदल्लल बातचीत, अपनी गुफ्तगू को दलाइल के साथ पेश कर सकता है बच्चा। इस तरीके कार में बच्चों को एक मौजू दे दिया जाता है और वो अपने ख़यालात का इजहार दलाल के साथ करता है। एक उन्वान होता है कि आपने एक उन्वान मुंतखब कर दिया, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक कहानी जैसे कि कोई एक कहानी ले ली आपने। अब उस कहानी के ज़रिए से बच्चों से आप दलाइल पेश करवा सकते हैं। क्या इस कहानी जो आपने पढ़ी है, इस कहानी के ज़रिए से आपको कोई मिसाल आपके माशरे में, आपके मोहल्ले में कोई मिलती है, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है, तो क्या है वो आंखों देखा हाल जो है उसमें बताएंगे, हाँ हमने इसको डायरेक्ट मुशाहिदा किया, इसको देखा है। इस तरीके से वो उस कहानी को अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने अतराफ़ के उससे आसपास की चीज़ों से उसको जोड़ेंगे। अब इसके ज़रिए से बच्चों को गौर व फिक्र की क़ुव्वत और इस्तिदलाल को फ़रोग़ मिलता है। अब उसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कहानी या कोई नज़्म आपने पढ़ा दी, तो अब बच्चा उसको अपने हिसाब से जोड़ेंगे और गौर व फिक्र करने लगेंगे। यानी हमने क्लास में वो कहानी सर ने पढ़ाई थी, वो देखो ये कहानी है, या ये जो मसला हो रहा है सामने पेश आ रहा है, या इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक हो या उर्दू का हो, तो उससे क्या होता है कि क़ुव्वत फ़िक्र, यानी वो भी अपने प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के दूसरी नई चीज़ें वो सीखेंगे। और इस्तिदलाल कि उनके अंदर जो मुदल्लल बात करने की, जो अपनी दलीलों के साथ बात करने की, गौर व फिक्र की सलाहियत को में इजाफ़ा होता है। इस तरीके तदरीस से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तलबा तदरीस में सरगर्म हिस्सेदार बना रहता है।
जितने भी तलबा हों, अगर बहस मुबाहिसा अगर दो ग्रुप के बीच में करा रहे हैं, कोई टॉपिक के किसी उन्वान के ज़रिए से करा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों ग्रुप के बच्चे एक्टिव रहेंगे यानी सरगर्म रहेंगे। इस किस्म का इल्म हमेशा पायदार होता है, यह पूरी तरह जहन नशीन हो जाता है। अब ये साइकोलॉजिकल मेथड है कि साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इल्म वही अच्छा है जो आपके बिहेवियर में चेंज लाए और जो आप मजबूत हो, उसको ज़्यादा दिनों तक आप याद रखें और उससे इस्तेफ़ादा करें। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तलबा में तनकीदी शऊर पैदा होता है, तनकीद करने का। अब यहाँ पे तनकीद जो है, तनकीद का मतलब ये नहीं कि आपने खामख़ा की किसी के साथ तनकीद कर दी। तनकीद का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी में कोई कमी, कोई खामी नज़र आए, तो आप ये नहीं कि खामी, बल्कि उन खामियों को आप सही करें और अपने दलीलों के साथ उसको सही करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कमी निकाल दी, नहीं, बल्कि आप उन कमियों को आप दलाल के साथ पेश करिए कि हाँ, ये कमी है आप में और ये इस तरीके से सही हो सकती है। अब जब तनकीदी शऊर पैदा हो रहा है, तो तनकीदी शऊर किस तरीके से पैदा होगा, नए ख़यालात की परवरिश होगी, बच्चे के अंदर नए ख़यालात आएंगे। इससे तलबा को इस्तदलाली क़ुव्वतों को फ़रोग़ मिलता है, जो पहले हमने देख लिया है। इसको आप मेरिट यानी जो खूबियाँ होती हैं यानी मेरिट्स होती हैं, उसमें भी इसको आप लिख सकते हैं। क़ुव्वत तकरीर क्या है, तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफ़ा होता है। बोलचाल, जाहिर सी बात है, इसमें तलबा सरगर्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करता है, तो ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफ़ा होता है। क़ुव्वत तकरीर भी परवान चढ़ती है, यानी उसमें तकरीरी सलाहियत, लीडरशिप की सलाहियत भी बच्चों में परवान चढ़ती है। अब आगे देखते हैं, तलबा रवानी और आज़ादी के साथ अपने ख़यालात का इजहार करने लगते हैं, यानी वो बेझिझक, किसी बिला खौफ व ख़तर, यानी बगैर डरे हुए आज़ादी के साथ वो अपने ख़यालात को रख सकते हैं। मौलिम को चाहिए कि तलबा में उसूली बहस करने, सही जवाब देने और सवालात दरियाफ्त करने का शौक़ पैदा करे। इसलिए ज़रूरी है कि तलबा से ऐसे मसाइल के जवाब तलब किए जाएँ जो आम सतह से बुलंद और अलग हो। अब इसमें देखिए क्या, आप जैसे आप अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका उसमें पूछेंगे, जैसे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका होता है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या किया जाता है कि एक मौजू दे दिए, बच्चों के सामने बैक वक्त एक मौजू रख दिया जाता है और मौजू रखने के बाद बच्चों के जहन से उसके मसले का हल निकलवाया जाता है। तो वही है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे आइडियाज़ देंगे आपको, बहुत अच्छे, और कुछ बच्चे बेतुके आइडियाज़ देंगे, लेकिन आपको सारे बच्चों के जवाब का एहतराम करना है, और अगर उन्होंने गलत किया है तो उसकी इस्लाह आप करेंगे और वहाँ पे आप इन्फोर्समेंट और तक़वियत का काम करेंगे। तो वही बात ही है यहाँ पे कि बच्चों के अंदर सवालात करने का शौक़ पैदा करने की कोशिश करें आप, कि वो भी सवालात आपसे करें। ज़रूरी है कि ऐसे मसाइल तलब किए जाएँ जो आम सतह से बुलंद और अलग हो, यानी आप उनको और ज़्यादा तरजीह देंगे जो आम तौर से अलग हों और उनकी सोच जो है लोगों से अलग हो। तो इसमें क्या होता है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है, वो आपको जो खुदादाद सलाहियत होती है, वो बाहर निकल के आएगी। ये रहा बहस मुबाहिसे का तरीका, और बहस मुबाहिसे के तरीके में सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस तरीके से। अब इसमें अगर आपको आता है कि किस में बच्चे की तकरीरी सलाहियत और बहस, अपनी बातों को मुदल्लल तरीके से पेश किया जाता है, तो उसमें कौन सा तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें बहस मुबाहिसे के तरीक़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपने सारे तरीक़ों को पढ़ रखा है, जब सारे तरीक़ों को आप पढ़ रखेंगे अच्छी तरीके से, तो उसमें जो 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि तकरीरी तरीका है, बहस मुबाहिसा का तरीका है, प्रोजेक्ट का तरीका है, इसमें अगर या कहानी का तरीका है, तो इसमें है कि बच्चे फितरी तौर से किस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं, तो कौन सा तरीका प्राइमरी में आप पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल आपको कहानी का तरीका है, जिसमें उसमें बच्चा बचपन से ही फितरी तौर से उसमें दिलचस्पी लेता है। तो इस तरीके से जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो इंशाल्लाह सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप एक बार पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपके अंदर ये चीज़ें मेथड रहे कि हाँ, इस मेथड में ये होता है, इस मेथड में ये होता है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पूरा आपको सही होने के पूरे इम्कान हों। अब इसमें देखते हैं मंसूबाई तरीका, जो प्रोजेक्ट मेथड है, इसकी थोड़ी सी तारीख देख लेते हैं कि क्या है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज के तरबियती कॉलेज यानी ट्रेनिंग कॉलेज के रिचर्ड्स ने किया गया प्रोजेक्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल
सन 1990 में सबसे पहले किया, यानी सबसे पहले जो प्रोजेक्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है यूपी टेट के लिए और एमपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। वैसे सी टेट में तो रोड बेस्ड मेमोरी नहीं होता है, लेकिन ये जो एमपी टेट होगा या यूपी टेट होगा तो वो मेमोरी बेस होता है, ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का और एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, और रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये सी टेट एमपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रिचर्ड्स यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ट्रेनिंग कॉलेज के रिसर्च ने प्रोजेक्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले 1990 में किया था। अब क्या है, 1908 में स्टीवनिस ने भी इसका इस्तेमाल किया। 1908 में भी स्टीवनिस ने इसका इस्तेमाल किया। आप सब याद रखिएगा सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया। अब देखिए इसको किसका बानी माना जाता है, फादर ऑफ आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड जो है। लेकिन इसने वसी पैमाने पर इस्तेमाल जॉन डेवी और किलपैट्रिक ने किया है, और इसको ही इसका बानी माना जाता है। अब जहाँ पे भी प्रोजेक्ट मेथड की बात होती है वहाँ पे किलपैट्रिक की बात आती है। किलपैट्रिक ने इसका इस्तेमाल किया। अगर ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं है और जॉन डेवी दिया हुआ है तो आप जॉन डेवी को ही टिक लगाएंगे। अब देखिए जॉन डेवी का कहना क्या है। अगर इसने सिर्फ आपने जॉन डेवी ने क्या कहा है इसको अगर आप समझ लेते हैं तो प्रोजेक्ट मेथड का पूरा मसला हल हो जाएगा आपका। जो तालीम ज़िंदगी से ताल्लुक़ तोड़े वो न सिर्फ कामयाब इंसान पैदा करने में नाकाम रहते हैं बल्कि तलबा के लिए फीकी यानी हल्की और बदमज़ा बनकर रह जाती है। चुनांच खुश्क किताबें रटवाने के बजाय तालीम को ज़िंदा मसाइल से हम आहंग करें, इस तरीके को बेहतर बनाया जाए। हम आहंग करना का मतलब कि उसे जोड़ के बनाना, यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो उसको उसकी अमली ज़िंदगी से जोड़ के तरीके को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है और उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अब इसको एक बार डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जो तालीम ज़िंदगी से ताल्लुक़ तोड़े, आजकल तालीम क्या होती है, तालीम का जो मकसद तो होता है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करना। कहीं पे भी जॉब का वो नहीं होता कि चलो हम जॉब के लिए तालीम हासिल करें, बल्कि अपने नशोनुमा के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तालीम का यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आए। तो तलबा के लिए बदमज़ा क्या चीज़ें बन जाती हैं, यानी जब आप बच्चों को रटवाने लगते हैं और वो चीज़ें वो पढ़ते हैं जिसका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, तो क्या होता है फिर बच्चे उसमें मज़ा लेना छोड़ देते हैं और चीज़ें बहुत खुश्क हो जाती हैं कि नई चीज़ें क्या फ़ायदा पढ़ने के। तो क्या करें आप कि प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए से बच्चों को उन्हीं मसाइल का, ये ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इन्वायरमेंट में होता है, इन्वायरमेंट में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसको कैसे कर सकते हैं आप, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ की एक शख्सियत है बरकतुल्लाह भोपाली। अब बरकतुल्लाह भोपाली में आप उनसे ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के, या अगर आप भोपाल में हैं, विदिशा में, कहीं पे भी हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के किन लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया है, आप उनका प्रोजेक्ट बनाइए। अब ये इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, यानी इनफरादी तौर से भी दे सकते हैं, ग्रुप के ज़रिए भी दे सकते हैं कि वो जैसे उर्दू की बात कर रहे हैं कि उर्दू में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते। तो आज़ादी में किन लोगों ने हिस्सा लिया है, आप जो है उनके बारे में आप उनका फ़ोटो लगाइए। फ़ोटो लगाने के बाद उनके आप मालूमात जमा करिए। मालूमात जमा करने के बाद एक फ़ाइल को आप जमा करिए। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आपने जैसे किसी शायर को पढ़ाया, अब शायर को पढ़ाने के बाद आप कहेंगे कि क्या आपके आसपास में कोई शायर है जो शेर कहते हैं, आप उनसे मिलिए, उनके कुछ अशआर लिखिए, जितने शायर उनसे बात करिए। तो इसमें क्या है, उनके अंदर भी जो प्रोजेक्ट की जो सलाहियत है, जो तख्लीकी सलाहियत है, वो भी नशोनुमा पाएगी। अब ये और आप आगे देखते हैं, हर मंसूबा किसी हकीकी मसले की पैदावार होता है। अब जो मंसूबा यानी प्रोजेक्ट जो दें वो ऐसा नहीं है कि हवाई बातें हों, बल्कि उसका हकीकत में कोई उसका वास्ता हो, यानी हकीकत से उसका कोई संबंध हो। अब इसका उर्दू में तो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, वैसे सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अगर ज़मीनी तौर से देखें तो इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि तलबा को पहले किसी ज़रूरत या दुश्वारी का एहसास हो, फिर वो उस दुश्वारी पर काबू पाने के अमली तदाबीर सोचें और उसके अमली मंसूबा बनाएं। अब क्या करें, अब इसको इन्वायरमेंट के तरीके से अगर हम समझें तो इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस मोहल्ले में बच्चे रहते हैं वहाँ पे गंदगी रहती होगी, जो इन्वायरमेंटल साइंस का एक मौजू होता है कि इन्वायरमेंट आबी आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी उससे होती है।
तो अब उसमें बच्चों से क्या कह सकते हैं कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे गंदगी पाई जाती है, तो उसको किस तरीके से हम उसको साफ़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब कुछ तो है कि कूड़े वाली गाड़ी आती है, उस पर सारे कूड़े डाल दें। अब उसमें आप बच्चों से पूछें, हो सकता है कि बच्चे कुछ अलग अलग तरीका बताएं कि ये वेस्ट मटेरियल है या पॉलीथीन है या जो ऐसी चीज़ें हैं जो मिट्टी में गल जाएं तो उनसे हम खाद वगैरह बना सकते हैं, या मिट्टी को हम रिसाइकिल के लिए जो लोग आते हैं उनको हम दे सकते हैं। मतलब वो अलग अलग तरीके से अपनी, अब वो सोचेंगे। लेकिन पहले आप एहसास दिला दीजिए कि इसके नुकसानात क्या हैं, इनसे किस तरीके से हमारी ज़िंदगी कम होती जा रही है और हवाओं में गंदगी फैल रही है, ताकि उनको एहसास होगा। फिर उसके बाद वो इस पर आप काफ़ी मेहनत और दिलचस्पी से इस पर काम लेना वो शुरू कर देंगे। मंसूबा ऐसा हो जो लगातार मुताले और मुसलसल सरगर्मी का मुताला करे। अब आप, ये मौलिम के ऊपर होता है कि मौलिम किस तरीके से जो है कैसे फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। अब उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि आप जो सांस लेते हैं वो बगैर सांस के, आप बगैर ऑक्सीजन लिए आप ज़िंदा नहीं रह सकते। अब ऑक्सीजन में फैलने वाली कौन कौन सी गैस है, कैसे कैसे फैलता है ऑक्सीजन, कैसे कैसे ऑक्सीजन गंदा हो जा रहा है, हवाएं गंदी हो रही हैं। अब क्या है, बच्चों को इस तरीके से आप जो है मजबूर कर दें उसको सोचने पे, ताकि हर वक्त उसको सोचता रहे और एक नई नई चीज़ों की ईजाद कर सके। मसले का अमल हल तलाश करने के लिए जो सरगर्मी नज़र आए, तलबा उन्हें खुद अंजाम दे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मौलिम को एक फैसिलिटेटर का काम करना है, एक बस इस्लाह के लिए मौलिम होगा, बल्कि सारे काम इसमें तलबा करेंगे, मौलिम सिर्फ हिदायतकार का काम करेंगे। अब इसमें आगे देखते हैं। मंसूबे दो तरह के होते हैं, इनफरादी और ग्रोही। अब इनफरादी तौर से कि बच्चे को कोई इनफरादी तरीके से दे दिया, कि इंडिविजुअल दे दिया, कि अलग अलग, कि चलिए ठीक है, आपने ग्रुप किसी बच्चे को दे दिया कि चलिए आपका ये मंसूबा है, आपका ये उन्वान है, आपका ये उन्वान है। शायरों का किसी एक का उन्वान दे दिया, जैसे कि मजाज का आपने दे दिया, मीर तकमीर का दे दिया, गालिब का दे दिया, इस तरीके से आपने दिया। गुरोही तरीका का मतलब यह है कि कोई ऐसा मसला हो कि उसमें कि ग्रुप बना के 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के दे दिया। अक्सर स्कूलों में प्रोजेक्ट वर्क कराए जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों में आप देखते होंगे जो गर्मियों की छुट्टी हो जाती है वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की पूरी डायरी तैयार करना, अगर जैसे म्यूज़ियम में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या देखा, वो पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है ग्रुप वाइज तरीके से। अब देखिए मंसूबे में क्या मदारिज होते हैं, क्या तरतीब होती है। मंसूबाई तरीके के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। पहले तो आप मकसद का तयन करें कि जो हम मंसूबे के लिए जो उन्वान कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका अमली ज़िंदगी से है नहीं, उसका हकीकत से कोई वास्ता है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसका नतीजा ख़राब निकल आए या बच्चों के जहन के मुताबिक ना हो, उनकी उम्र के मुताबिक ना हो। ये सारी चीज़ें प्लानिंग फिर करेंगे आप, किस तरीके से उसको करेंगे, क्या क्या तरतीब अपनाएंगे उसको करने के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए, और किस इलाके में हम जाएं, कैसे दरियाफ्त करें, कहाँ से हमें मवाद और कंटेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए से मिल सकते हैं, बढ़िया तरीके से उसकी प्लानिंग करनी है। मालूमात की फरहमी, अब हमने मकसद का तयन कर लिया, प्लानिंग कर लिया, अब हम मालूमात की फरहमी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम कैसे कैसे मसले का हल तलाश कर सकते हैं। नताइज का अख़ज़ करना, लास्ट में जब इवैल्यूएशन करते हैं कि हाँ अब हमने कहा क्या उसको मसले का हल सही तलाश कर पाए कि नहीं है। अब यहाँ पे मौलिम का है नताइज को अख़ज़ करना है, बच्चे तो अपनी तरफ से करेंगे लेकिन मौलिम उसको अच्छी तरीके से उसका इवैल्यूएट करेंगे। इस तरीके में तख्लीकी काम के ज़रिए बच्चों को इज़हार ख़ुदी का मौका मिलता है और मिलजुल कर काम करते हैं। यानी इसमें लीडरशिप की सलाहियत होती है कि बच्चे मिलजुल कर काम, यानी बाहमी ताउन जिसको कहा जाता है, यानी सोशलिज़म इसमें ज़्यादा फ़रोग मिलता है और एक दूसरे की खिदमत करने का जो जज्बा होता है वो मिलता है, और हकीकी मसले को समझने की उनके अंदर की जो सलाहियत होती है वो इसकी नशोनुमा होती है। तो ये रहा हमारा दो तरीका, जिसको हमने बहस व मुबाहिसे के तरीक़ों को और मंसूब प्रोजेक्ट मेथड यानी मंसूबाई तरीक़ों देखा हमने। अब यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं उर्दू में। अब अगर आप इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे जहाँ उर्दू जिन तक मवाद नहीं पहुँच पा रहा है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं है जो मदरसे वगैरह के पढ़े होते हैं, उनको तो खैर बस उनको सब कुछ पता ही रहता है, लेकिन पेडागोजी जो है कि
ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उर्दू पेडागोजी पढ़ाई नहीं जाती है। बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं, और कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि आप उसको पढ़ लें तो आप सोचेंगे कि उर्दू की पूरी पेडागोजी हल हो जाएगी। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अभी तक अपलोड हो रहा है। आपसे गुजारिश ये है कि एमपी टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि ग्रामर का अभी तक पोर्शन रुका हुआ है। अगर आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो एमपी टेट की जितनी किताबें हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनता है, उन्हीं से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें ताकि आपके नंबर किसी तरीके से कम ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।